नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ये घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने संसद नया अध्याय शुरू किया था जिसमें लोकसभा से संबंधित प्रश्न हम कर रहे थे। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा अ, आंग्ल भारतीय जो समुदाय है उससे कितने सदस्यों का नामित किया जाता है लोकसभा में। तो पहले 2 था, लेकिन अभी ये समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। इसकी 131वें 131 331 अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया था कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, लेकिन अब वो 104 संविधान संशोधन द्वारा 2019 से इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, पहले 552 कुल संख्या थी लोकसभा की, लेकिन अब कुल संख्या कितनी रह गई है? 550 रह गई है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 28। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? ठीक है, वही आंग्ल भारतीय का, लेकिन अब ये भी समाप्त हो चुका है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 29। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से पहले किस प्रकार भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति जी द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। तो डी राइट आंसर होगा, यानी कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नए सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा को भंग किया जाता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। हालांकि अगर मंत्रिपरिषद ने जो है बहुमत खो दिया लोकसभा में, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति क्या करेंगे? नए सरकार बनने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग करेंगे, यानी वो इंतजार करेंगे कि नई सरकार बने। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत या आह्वान कर सकता है। ठीक है। दूसरा है, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तीसरा है, एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद सत्र का आहूत कर सकता है। ठीक है। दूसरा है, भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का। देखिए, पहला सही है। 108 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति जी चाहें तो संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और कहीं पे भी बुला सकते हैं संसद का सत्र। ठीक है, तो पहला सही होगा, लेकिन दूसरा गलत होगा, क्योंकि साल में सिर्फ 2 बार जो है संसद के सत्र चलते हैं, यानी 6 महीने के बीच में, और एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। तो एक साल के अंदर कोई भी न्यूनतम संख्या नहीं है संसद के सत्र चलने की, ये ध्यान रखेंगे, यानी कितने भी दिन चल सकती है, लेकिन साल में 2 बार चलती है, 2 सत्र होते हैं। तो पहला और तीसरा सही है, सी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 32। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है।
ठीक है, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या विघटन द्वारा, तो उपयुक्त सभी के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा की बैठक जो है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा या विघटन द्वारा, सभी के द्वारा समाप्त की जा सकती है। ठीक है, और स्थगन जो है कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो सत्रावसान कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। स्थगन और सत्रावसान, स्थगन करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और विघटन और सत्रावसान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 34, लोकसभा का कार्यकाल दिया गया है, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता, ये गलत है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल, ये भी गलत है, क्योंकि एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ये राइट आंसर होगा सी। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष, ये गलत हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 35, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं साल में, 6-6 महीने के गैप में। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 36, लोकसभा का क्वारम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। ठीक है, ध्यान रखें, क्वारम मतलब गणपूर्ति, गण। ठीक है, लोकसभा का क्वारम कुल सदस्य का कितना होता है? 1/10 होता है, 1/10 भाग होता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 37, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी क्वोरम कितनी होती है? कुल संख्या का 1/10। यहाँ पे देखा है कुल संख्या का 6वां भाग, ये गलत होगा। कुल संख्या का 10वां भाग, हाँ ये सही होगा, कुल संख्या का 10वां भाग, ये राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 38, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी होती है? 1/10, कुल सदस्य का संख्या का 1/10। प्रश्न संख्या 39, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज़्यादा कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश, 80 सीटें लोकसभा की हैं उत्तर प्रदेश से, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र है, देन। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 40, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। प्रश्न संख्या 41, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में। दूसरे नंबर पे जो है महाराष्ट्र है। ठीक है, प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे में महाराष्ट्र और तीसरे में पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश 80 सीटें जाती हैं लोकसभा में, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें। उसके बाद बिहार का है, फिर तमिलनाडु, फिर मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 42, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर आता है? महाराष्ट्र का। प्रश्न संख्या 43, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित हैं? तो 25, ये राजस्थान का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न संख्या 44, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो ये इसमें सीटें बदलती रहती हैं, पीसीएस प्री का क्वेश्चन है ये, 2000 का। तो उस समय झारखंड की सीटें थी, तो इसको स्किप करेंगे। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? यहाँ पे पूछा गया है कौन से 2 राज्य हैं जिनमें लोकसभा में समान सीटें हैं? पंजाब, असम, गुजरात, राजस्थान, और मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पे स्टार, इसका मतलब ये क्वेश्चन है
2005 का, यूपी पीछे 2005 का प्री का। अब देख लेते हैं वर्तमान में कितनी कितनी सीटें हैं। देखिए, पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा की, असम में 14 सीटें हैं, गुजरात में 26 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित राज्यों संशासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? यहाँ पे ये बोला गया है, राज्यों संशासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? वो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में लोकसभा की केवल एक सीट है, ये ध्यान रखें। चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड और पुदुचेरी में लोकसभा की मात्र एक एक सीट है। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की दो दो सीटें हैं, ये ध्यान रखेंगे। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी में लोकसभा की एक एक सीटें और त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादर नगर हवेली और दमन और दीव अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य, अब तो ये आपस में विलय कर दिए गए ना दोनों। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा से, ये ध्यान रखेंगे। नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम से एक एक। ठीक है, मिजोरम से भी एक, सिक्किम से भी एक, नागालैंड से भी एक, त्रिपुरा से दो। 2 लोकसभा सीटें त्रिपुरा से। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख, ये ध्यान रखेंगे। जो है क्षेत्रफल के अनुसार, जो है सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा वाला जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, वो लद्दाख का है, ये ध्यान रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमशः लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ, अरुणाचल पूर्व तथा अरुणाचल पश्चिम। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ है? दिल्ली का चांदनी चौक है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल के हिसाब से चांदनी चौक है और सबसे बड़ा लद्दाख है। प्रश्न संख्या 51, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? अमेठी, लखनऊ, उन्नाव, बागपत। तो यहाँ पे स्टार है, तो अब देख लेते हैं क्या है। हाँ, 2008 क्यों, 2007 का क्वेश्चन है, तो 2008 के बाद जो परिसीमन लागू हुआ, वर्तमान में लोकसभा उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है, ये ध्यान रखेंगे आप। कौन सा है? गाजियाबाद। और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर का है, कि 2008 में परिसीमन हुआ है और ये प्रश्न आया है 2007 का। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 52, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? ठीक है, ये तो बदलते रहते हैं, तो इसीलिए स्टार लगाया है इसमें। तो वैसे जो है कितनी है? 40 लाख जो अधिकतम सीमा जो है किसकी है? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी हेतु चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए थी। अब वर्तमान में कितनी होगी? 95 लाख रुपए हो गई, ध्यान रखेंगे। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की कितनी होगी? 40 लाख। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है यहाँ पे। लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि क्रमशः है। तो यहाँ पे परिवर्तन हो चुका है, देख लेंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत प्रश्नकाल में यह राशि सामान्य वर्ग, ठीक है, 1,000 रुपये थी, 5,000 रुपये थी। 2010 में अंगवीर प्रत्याशियों के समक्ष कम करने हेतु जमानत राशियाँ बढ़ाई गई है। देखिए अब बदल चुकी हैं, तो हम सिर्फ बदलाव वाली जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव का जो सामान्य वर्ग होगा उसके लिए 25,000 रुपये है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए 12,500 रुपये है। विधानसभा चुनाव सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपये है और अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए 5,000 रुपये है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 54। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर लोकसभा का जो चुनाव का प्रत्याशी होगा वो अपनी जमानत खो देगा यदि वैध मतों का इतना जो है ना मिले, यानी वैध मतों का 1/3 ना मिले या वैध मतों का 1/4, 1/5 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1/6 भाग की बात की जाती है। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, कितना 1/6, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। वैध मतों का कितना जो है मत प्राप्त करने पड़ेंगे 1/6, अदरवाइज उसकी जो जमानत है वो जब्त कर ली जाएगी। प्रश्न संख्या 55। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। ठीक है, लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। इस चुनाव में कुल कितनी सीटें थी? 489 सीटों के लिए हुआ था। और प्रथम लोकसभा का जो पहला अधिवेशन हुआ 13 मई 1952 को हुआ और 15 मई 1952 को जो है जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। ठीक है, और इन्हीं पर जो है अविश्वास प्रस्ताव भी चला था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 56। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? सॉरी, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 5वीं लोकसभा का 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, जिसने 15 मार्च 1971 से 18 जनवरी 1977 तक कार्य किया। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था। प्रश्न संख्या 57। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? ये मार्च 1991 में भंग की गई। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए 1998 में। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लोकसभा और राज्य के विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। ये गलत बात है। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष का पद किसको जाता है? बहुमत वाले दल को, और तथा उपाध्यक्ष का पद किसको जाता है? विपक्ष को जाता है। ये बोला गया है, ये गलत बात है। उपाध्यक्ष भी जो है सदस्यों से चुने जाते हैं। तो ना तो ए ना 1 ना 2, तो डी राइट आंसर होगा।
भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं में चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसके तहत देश तथा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, लोकसभा के और राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं, ध्यान रखेंगे, और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है। और जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये कोई अनिवार्य नहीं है कि 50% मत आएंगे तो जीत जाएगा। जो जिसके सबसे ज़्यादा मत होंगे वही उम्मीदवार जीतेगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधान के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। यानी ये ध्यान रखेंगे, कहाँ से? लोकसभा के सदस्यों से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे 2। ठीक है, हालांकि ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का सदस्य तथा उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है, परंतु संविधान में ऐसा कोई बंद नहीं है। ठीक है, ये एक परंपरा रही है बस, कि जो अध्यक्ष होगा वो जो बहुमत दल की पार्टी है वो उससे चुना जाता है, और उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। लेकिन संविधान में ऐसी कोई जो है प्रावधान नहीं किया गया है, दोनों ही गलत है। प्रश्न संख्या 61, भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष क्या होता है? चयनित किया जाता है। ठीक है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से चयन किया जाता है। ठीक है, तो चयनित होता है लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। प्रश्न संख्या 62, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, निर्वाचन बोला गया है यहाँ पे। निर्वाचन का मतलब होता है चयन, चयनित होता है वो। ठीक है, स्पीकर का चयन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 63, 63, जिनमें से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? यहाँ पे बोला गया है। तो स्पीकर, जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो अपने पद की शपथ नहीं लेता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है। ठीक है, तो स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं, अपने पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक है, वह पहले ही लोकसभा सदस्य यानी सांसद के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है, क्योंकि उस वह लोकसभा का सदस्य है यानी सांसद है, तो सांसद के तौर पर उसने पहले ही शपथ ले ली, वो दोबारा स्पीकर के तौर पर शपथ नहीं लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर अपनी पद की शपथ नहीं लेता है, क्योंकि पहले ही सांसद के तौर पर शपथ ले चुके हैं वो। प्रश्न संख्या 65, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यहाँ पे बोला गया है, तो उपाध्यक्ष को। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। प्रश्न संख्या 66, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 67, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? यहाँ पे ये बोला गया है। ठीक है, तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा को हटाया जाता है, ध्यान रखेंगे। यानी जो लोकसभा के सभी सदस्य हैं उनके बहुमत से संकल्प के द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। यहाँ पे भी ये बोला गया है कि ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व जो है आपको लिखित सूचना देनी होगी। ठीक है, वो स्पीकर को यानी लोकसभा अध्यक्ष को। प्रश्न संख्या 68, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिया प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, गलत है। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, बिल्कुल सही बात है। अगर लोकसभा में इस आशय का प्रस्ताव पारित हो गया तो जो है कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ये राइट आंसर होगा बी।
लोकसभा प्रधानमंत्री का निर्णय से कोई मतलब नहीं है इसमें। संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे राज्यसभा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 69। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 70। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बोला गया है? ठीक है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कौन सा सही है बोला गया है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का कोई मतलब नहीं है स्पीकर का, ठीक है? यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो कहाँ से चुना जाता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ठीक है? तो पहले से ही सदस्य होता है यानी सांसद होता है, तो ये भी गलत है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या सी। यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ऐसा भी नहीं है, ठीक है? यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ये बिल्कुल राइट है, ये गलत है, यही सही बात है कि जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? उपाध्यक्ष को। ठीक है, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से ही किसी सदस्य चुना जाता है। साथ ही लोकसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा सकते हैं। 94 खैक के तहत वह अपना त्यागपत्र देता है, वह अपने त्यागपत्र को लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। और 94 के द्वितीय परंतु के अनुसार जब कभी लोकसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ये ध्यान रखेंगे, अगर लोकसभा का विघटन हो गया तो पहले प्रथम अधिवेशन तक जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपने पद को रिक्त नहीं करता। ये ध्यान रखेंगे, पद से नहीं हटते हो अगर विघटन भी हो गया है लोकसभा का समय से पूर्व, ठीक है? अब देखेंगे प्रश्न संख्या 71। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। बिल्कुल गलत है, राष्ट्रपति का तो कोई मतलब ही नहीं है प्रसाद। यह आवश्यक नहीं कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने ये तो सेम क्वेश्चन आ गया दोबारा से, ठीक है? आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 72। प्रोटेम स्पीकर का क्या कर्तव्य है? देखिए पहले तो प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं? जब लोकसभा निर्वाचित होती है नई नई, तो उस समय जो है एक कार्यवाहक स्पीकर होते हैं, प्रोटेम स्पीकर होते हैं, क्योंकि अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। तो जब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है तो जो है स्पीकर काम कौन करते हैं? प्रोटेम स्पीकर करते हैं। वो ही जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं यानी चयनित करवाते हैं, ठीक है? उन्हें प्रोटेम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, ठीक है? तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? यहाँ पे बोला गया है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करना। ये गलत बात है, स्पीकर का तो चुनाव हुआ ही नहीं अभी। सदस्यों को शपथ दिलाना, ये मेन काम होता है जो है सदस्यों को शपथ दिलाना। तो उस समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते हैं, तो सदस्यों को शपथ कौन दिलाते हैं? प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व, ध्यान रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पूर्व के सामान्यतः वरिष्ठतम सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 73। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को नहीं, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे। नई नई लोकसभा निर्वाचित हुई है, उसमें जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं और उसको जो है क्या बनाएंगे? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे
प्रश्न संख्या 74, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। यहाँ पे बोला गया है जो लोकसभा अध्यक्ष है या स्पीकर है वो अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल कब करते हैं। यहाँ पे बोला गया है वर्तमान सरकार को बचाने हेतु नहीं, संविधान में संशोधन के मामले में नहीं, आपातकाल के मामले में नहीं, जब वोट बराबर होने के नाते टाई होता है तब करते हैं। ठीक है, जब वोट बराबर हो जाएगा, किसी विषय पे जो है मुद्दा चल रहा है और वोट बराबर हो गए तो कास्टिंग वोट या निर्णायक मत कौन डालते हैं? स्पीकर डालते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बोला ना कि निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का कब केवल तब प्रयोग करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होने के कारण टाई की स्थिति में हो, परंतु अनुच्छेद 96 के तहत वह उसे पद से हटाने के प्रस्ताव पर प्रथमतः मत देने का हकदार है, किंतु मत बराबर रहने की दिशा में मत देने का हकदार नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, जब हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तब मत देने का अधिकार नहीं है। प्रश्न संख्या 75, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि संविधान के अनुच्छेद कौन सा उपबंध करता है कि अगर मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष जो है मत का निर्णायक होगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 100 में ही दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसी विषय पे मुद्दा चल रहा है वहाँ पे और जो है वोटिंग बराबर बराबर हो गई यानी मत बराबर हो गए तो निर्णायक मत जो होता है वो लोकसभा देगा, लोकसभा का अध्यक्ष दे सकते हैं और इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 100 में। ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 76, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर 15 मई 1952 में जो है लोकसभा के पहले स्पीकर इन्हें अध्यक्ष बने थे। आगे देखेंगे, फिर से भी प्रश्न संख्या 77, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। फिर से देखो क्वेश्चन आ गया है 78, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो पहले ही थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, इन्हीं के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रश्न संख्या 79, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ध्यान रखेंगे, 2009 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला है। 7वीं लोकसभा चल रही है, उसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। प्रश्न संख्या 80, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? यह इनमें से कोई नहीं, सईद इनमें से कोई नहीं है। तो वर्तमान में 2022 की स्थिति के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ओम बिरला है, जबकि उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, यह ध्यान रखेंगे। वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद रिक्त है लेकिन जो अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला है, 17वीं लोकसभा के। ये ध्यान रखेंगे, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं। प्रश्न संख्या 81, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह, ठीक है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं या अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं रखते। ये बोला गया कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो सी, मत बराबरी की अवस्था में वो मतदान कर सकते हैं। सी राइट आंसर होगा। एक बार देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने तथा सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर कार्य करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति उपाध्यक्ष पीठासीन होंगे, यानी अगर संयुक्त बैठक चल रही है 108 के अनुसार तो और अध्यक्ष जो है अनुपस्थित है तो पीठासीन कौन होंगे? उपाध्यक्ष होंगे, यानी अध्यक्ष कौन बनेंगे? उपाध्यक्ष बनेंगे। और अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष जी भी जब पीठासीन होते हैं तो वह प्रथमतः मत नहीं दे सकते, ध्यान रखना, केवल मत बराबर होने की दिशा में मत दे सकते हैं। अगर टाई हो गया है, मत बराबर बराबर हो गए हैं, तब वो जो है निर्णायक मत दे सकते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना।
जब अध्यक्ष पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य सदस्यों की तरह होता है। उस स्थिति में उसे बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न का मत देने का अधिकार होता है। आगे देखेंगे। वर्तमान में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ये ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा गया है कि प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पी ए सांगमा, ठीक है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पी ए सांगमा, ठीक है। तो पी ए संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने। वर्ष 1996 में लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे, पी ए संगमा। प्रश्न संख्या 83, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। देखिए, लोकसभा का सचिवालय सीधे लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। लोकसभा का सचिवालय होता है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। प्रश्न संख्या 84, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप की देखरेख में, ध्यान रखना। आगे देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 85, ये शायद अंतिम प्रश्न होगा। ये अंतिम है, सेकंड लास्ट, तो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 15वीं लोकसभा के बारे में पूछ रहे हैं और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, रहने दीजिए इसको। और प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। क्या? ठीक है। पहली लोकसभा में विपक्ष में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल था वो स्वतंत्र पार्टी था, ये पूछा जा रहा है, ये गलत बात है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी, ठीक है। ये सही बात है कि जो नेता प्रतिपक्ष की जो सर्वोत्तम मान्यता दी गई वो 1969 में दी गई थी, ठीक है। क्योंकि उससे पहले तो कांग्रेस पार्टी थी ना, उसमें बहुमत में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। तो 1969 में जो है सर्वप्रथम जो है नेता प्रतिपक्ष को जो है मान्यता दी गई थी। तीसरा है, ये सही होगा सेकंड वाला, बाकी ये गलत है। और लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो, उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये कोई प्रावधान नहीं है, तो ये गलत होगा तीसरा। केवल 2 सही है, बी राइट आंसर होगा। देख लेते हैं। तो दिए गए कथनों में से केवल कथन 2 सत्य है। अन्य कथन सही नहीं है। प्रथम लोकसभा के चुनाव में 489 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखिए 364 सीटें प्राप्त की थी और जीत हासिल की थी। दूसरे स्थान पर 16 सीटें प्राप्त करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, सीपीआई थी उस समय, जिसने दूसरे स्थान प्राप्त किया था। सिर्फ 16 सीटें मिली थी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त हुई। इस रूप में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने राम सुभग सिंह को चुना था, ठीक है। लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल के लोकसभा में कुल सदस्य संख्या के 10% सांसद होना आवश्यक है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो जब शुरुआत में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी नेता दूसरे नंबर पे, और जो नेता प्रतिपक्ष जो शुरू हुआ है वो 1969 से शुरू हुआ लोकसभा में। और नेता प्रतिपक्ष का नेता जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा में, ठीक है, मान्यता प्राप्त करने के लिए लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% उस पार्टी का होना चाहिए, सांसद होने चाहिए उस पार्टी के। ध्यान रखेंगे कितने? 10% नेता प्रतिपक्ष की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस पार्टी का कुल सदस्य सांसद कितने होने चाहिए? लोकसभा के 10%, ध्यान रखेंगे।
तो ये आज चैप्टर समाप्त होता है लोकसभा। आशा करता हूँ आपको जो हमने क्वेश्चन समझे और एक्सप्लेनेशन देखी वो जो है लाभकारी होंगे आगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम संसद का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, राज्यसभा। आज के लिए यहीं रखते हैं, धन्यवाद।